हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत की परिभाषा दे। संगीत आखिर कहते किसे हैं? तो सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे। ऐसा कोई ध्वनि, ऐसा कोई आवाज़, ऐसा कोई सुव्यवस्थित ध्वनि जो कि किसी भी रस की सृष्टि करे, जिसमें कि कोई भी रस हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग संगीत कहते हैं, या फिर वही संगीत कहलाती है। गायन, वादन व नृत्य, इस तीनों को समावेश को मिलकर जो एक उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? वो संगीत कहलाती है। सिंपल सा था कि संगीत आखिर कहते किसे हैं, म्यूजिक आखिर कहते किसे हैं। तो ऐसा सुव्यवस्थित ध्वनि या ऐसा कोई सुव्यवस्थित आवाज़ जिसे किसी रस की पुष्टि हो, वही वही क्या कहलाती है? संगीत कहलाती है। और गायन, वादन और नृत्य, इस तीनों के समावेश को ही क्या कहते हैं? तो संगीत कहते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भैरव का संक्षिप्त में परिचय दें। कि राग भैरव आखिर होता क्या है, इसका परिचय देना, वो भी संक्षिप्त में। ठीक है, तो राग भैरव का ठाठ क्या होता है? तो याद रखना है भैरव ही होता है। और इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। क्यों अच्छे तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को याद करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ये कर लेते हैं तो इससे हो सकता है कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछे दे, तो हो सकता है आपका 2 या 5 नंबर तो आ ही जाए। लेकिन अगर ये नहीं भी पूछा, फिर भी आपके 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे अगर आप लोग इतना याद कर लेंगे तो। अब वो कैसे? तो वो इस तरह से आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि राग भैरव का ठाठ क्या है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। राग भैरव का जाति क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में। राग भैरव का वादी क्या होता है? संवादी क्या होता है? गायन वादन का समय क्या होता है? इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो अगर इस तरह से याद रखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। समझ गए ना? तो देख लीजिए, राग भैरव का संक्षिप्त में परिचय। तो राग भैरव का ठाठ क्या होता है? तो भैरव ही होता है। इसका विकृत स्वर जो होता है, इसमें राग भैरव में विकृत स्वर कौन सा लगता है? तो र और ध, र एव ध। और वर्जित स्वर जो है इसमें कोई भी नहीं है। राग भैरव में कोई भी वर्जित स्वर नहीं है। और इसकी जाति क्या है? तो संपूर्ण संपूर्ण। तो याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही पूछ ले कि राग भैरव का जाति क्या होता है, तो संपूर्ण संपूर्ण होता है। और इस दोनों को तो आप लोग जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, वादी और संवादी। तो राग भैरव का वादी जो है वो ध होता है, और राग भैरव का जो संवादी होता है वो र होता है। तो याद रखेंगे इसका वादी और संवादी। उसके बाद इसका गायन समय जो होता है, राग भैरव के गाने का समय वो प्रातः काल का होता है। और इसका जो सम प्रकृति राग होता है राग भैरव का, वो कलिंगड़ा होता है। इतना याद रखेंगे, याद रख लीजिए। यानी आपका फिक्स है कि 1 या 2 नंबर तो फिक्स ही हो जाएगा। और अगर सब्जेक्टिव या में पूछ लिया जाए 2 नंबर में या 5 नंबर में, तो आपका और भी नंबर बढ़ सकता है, यानी 4 या 5 नंबर इससे आ जाएगा। बस इतना याद रखने से। लेकिन अगर इतना याद करते हैं तो 1 से 2 नंबर तो आपका फिक्स ही समझ लीजिए। बस इतना अच्छे से आपको याद रखना है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए आपसे एग्जाम में, सारा का आपको इसी में समझाएंगे। अगर देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो याद हो ही जाएगा। और 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए ना लघु उत्तरीय में, तो बस इतना ही लिखना है। इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का है, उसमें 30 से 40 वर्ड काफ़ी होता है। लेकिन अगर सेम ये क्वेश्चन अगर आपसे 5 नंबर में पूछ ले तो, और पूछा ही जा सकता है दीर्घ उत्तरीय में, तो आपको थोड़ा और लिखना पड़ेगा। और इतना लिख लीजिएगा कि जो ये हमारा जो है राग भैरव, इसे संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। और राग भैरव का जो गाने का समय प्रातः काल का 4 बजे से लेकर के 7 बजे के अंदर गाया बजाया जाता है। और यह राग अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का राग है। राग भैरव जो है यह अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का राग है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन में से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन गंभीर प्रकृति का राग है, और 4 नाम दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है कि राग भैरव जो है ये अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का राग है, इसलिए इसमें ठुमरी दादरा नहीं गाया जाता है। ठुमरी दादरा जो है वो गंभीर राग है, इस कारण से राग भैरव में गाया नहीं जाता है। तो यह समझ गए ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि बस इतना ही लिख के आना है। और 5 नंबर में पूछा जाए दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाए तो आपको थोड़ा और बढ़ा देना और इतना भी लिख देना है। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ताल क्या है। इसमें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कभी कभी पूछ भी सकता है 1 लाइन में कि ताल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, लेकिन उसका बहुत कम चांस है। तो ताल क्या होता है? तो गायन, वादन और नृत्य में समय के नापने को मात्रा कहते हैं, और तथा कई मात्राओं के अलग अलग जो संचयन होता है, इसी संचयन को हम लोग ताल कहते हैं। देखिए गायन और वादन यानी कि गाना गीत गाते हैं, वादन करते हैं यानी गीत गाते हैं, बजाते हैं, नृत्य यानी डांस करते हैं। उस समय क्या होता है? समय नापने की एक मात्रा होती है। ठीक है, समय मापते हैं, और उसी मात्राओं का जो अलग अलग संचयन हो जाता है, उसी संचयन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ताल कहते हैं। समझ गए?
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लय क्या है और इसके प्रकार बताइए। तो लय होता क्या है, तो गायन, वादन और नृत्य, यानी कि जो गाना गाते हैं, वादन करते हैं और नृत्य करते हैं, इस तीनों में जो गति को एक समान कायम रखने और बरतने का जो होता है उसी को हम लोग लय कहते हैं। यानी कि लय मतलब सिंपल सा है ना, गाना गाते हैं उसमें लय क्या रहता है, कभी लय जो है एक स्वर में रहता है, कभी लय ऊपर जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, यानी कि एक गति में रहता है। ऐसा नहीं कि कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा फिर थोड़ा ऊपर आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे गति अगर ऊपर जा रहा है तो एक समय में जाएगा, एक गति के अनुसार जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। गति अगर नीचे आ रहा है लय में तो थोड़ा धीरे धीरे आएगा जब हम गाना गाते हैं। तो सेम इसी तरह से वादन करते हैं, बजाते हैं या फिर डांस करते हैं तो क्या होता है, डांस स्लो करते हैं या फिर फास्ट करते हैं या फिर गति में करते हैं, तो वो जो गति होता है इसी को क्या कहते हैं, लय कहते हैं। संगीत में समान गति बरतने को ही लय कहते हैं। समान जो गति बरतते हैं उसी को क्या कहते हैं, तो लय कहते हैं। लय के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, तीनों को अच्छे से याद रखना है, विलंबित, मध्य और द्रुत। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और जरूर ही पूछा जाएगा कि लय के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कई बार पूछा जाएगा कि लय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करना रहेगा। 3 ऑप्शन में कुछ और रहेगा और 1 ऑप्शन में ये 3 रहेंगे, तो याद रखना है विलंबित, मध्य और द्रुत। या फिर इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले कि इस 3 में से कोई एक रहे और 3 जो है वो कुछ और हो, तो पूछा जाएगा इस 3 में से कौन एक लय का प्रकार है, तो एक कोई भी रहे, यानी कि तीनों को तो याद ही रखना है, तो उसको इस तरह से टिक कर देना। यानी कि कई तरीका से आपके एग्जाम में सेम एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इतना याद कर लेते हैं तो फिक्स है आपका। अगर इससे सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इस तरह से लिखना है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाएगा एक प्रश्न इससे, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और देखिए अगर आप लोग गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं म्यूजिक का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी आपका आर्ट्स में सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा और एक साथ ही मिल जाएगा सारा सब्जेक्ट का, समझ गए। कई बार ये बात बता चुके हैं, कई बच्चे ऑलरेडी ये PDF ले चुके हैं। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं आपको तुरंत बता देते हैं। जो भी बच्चे इसका PDF ले चुके हैं वो लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। तो देखिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका आर्ट्स में कोई हिस्ट्री हो, हिंदी हो या म्यूजिक हो, सभी सब्जेक्ट का PDF आपको एक साथ मिल जाएगा। अब इस PDF में आखिर ऐसा क्या रहेगा जो आपको लेना ही चाहिए, तो लेना इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सारा जो PDF रहता है या सारा जो गेस्ट पेपर रहता है उसमें इस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो रहता ही है, लेकिन इसमें क्या कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया और इतना क्वेश्चन है कि अगर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव की तो ये बात हुई कि हम ठीक है ये कर लेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव की ऐसी क्या खास बात है जो हम इसको ले ही, इसके अलावा और किसी PDF को या कोई गेस्ट पेपर को नहीं पढ़े। इसमें सब्जेक्टिव में जो खास बात ये है कि जब आप गेस्ट पेपर से पढ़ेंगे या कहीं और से पढ़ेंगे या बुक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे, तो उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा, भाषा रहेगा, जो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, तो सबसे पहले तो उसका आंसर बहुत ही बड़ा रहेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 लाइन में 15 लाइन में उसका आंसर रहेगा। लेकिन इसमें जो आपको आंसर देख रहे हैं, जिस तरह से भी आपको करवा रहे हैं, जितना नंबर में पूछा जा रहा है उतना ही इसमें आंसर दिया हुआ है, सटीक में दिया हुआ और सिंपल लैंग्वेज में दिया है। इस तरह से आपको PDF में भी देखने को मिलेगा, सटीक लैंग्वेज में रहेगा, यानी सिंपल लैंग्वेज रहेगा। अब जैसे आप गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक में देखते हैं किताबी भाषा में रहता है, उस तरह से नहीं रहेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोग जैसे ही प्रश्न को पढ़िएगा अच्छे से समझ पाइएगा और तुरंत याद कर पाइएगा, समझ गए। तो ये इसका जो है आपको लेना चाहिए इस वजह से इस PDF को। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको PYQ मिलेगा। PYQ कब से कब तक का रहेगा, तो 2013 से लेकर के 2014 का रहेगा। इतना कर लेने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और ये आपको किसी एक सब्जेक्ट का PDF नहीं मिलेगा, आपको 5 सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। किस सब्जेक्ट में कितना प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नंबर देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ कि सब्जेक्ट में कितना कितना रहेगा। डिटेल में बताएंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब समझ लीजिए लेना कैसे है। ये नंबर है 7903820891 में। इस नंबर पे आपको केवल और केवल 50 रुपये पे करना है। 50 रुपये किसी एक सब्जेक्ट के लिए, सिंगल सब्जेक्ट के लिए नहीं पे करना है, नहीं ही पे करना है। आपको पांचों जो आपका सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट के लिए केवल और केवल आपको 50 रुपये ही पे करना है, समझ गए ना। इस 50 रुपये आपको पांचों सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। अब पे कैसे करें, तो ये नंबर बताई दिए। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आपको 50 रुपये पे कर देना है और इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। और जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, 500 सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा, म्यूजिक, हिस्ट्री, हिंदी जो भी हो। तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप पे PDF सारा मिल जाएगा। PDF की संख्या 17 से 18 होगी। सारा PDF को अच्छे से कर लीजिए कवर, ये सारा सब्जेक्ट आपका जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। और इसको करने के बाद आपको आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, बस आप लोग PDF को लेकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राग देश का आरोह या अवरोह लिखे। राग देश का आरोह या अवरोह लिखे, ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो अब राग और देश का आरोह या अवरोह क्या होता है, तो देख लीजिए। आरोह होता है सारे म प नि सा, सारे म प नि सा, ये राग देश का आरोह हो गया। अवरोह क्या हुआ, सा नि ध म
ध म ग रे गा नी सा। ये जो हो गया सा नी ध म ग रे गा नी सा। ये गा नहीं से नहीं गौनीशा, ये क्या हो गया, इसका अवरोह हो गया। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि राग देश का अवरोह चूज करें। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उस 4 ऑप्शन में जैसे आरोह रहेगा और एक ये रहेगा और 3 ऑप्शन में कुछ और रहेगा। और सेम इसी तरह से आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राग देश का अवरोह, उसमें एक ऑप्शन में ये रहेगा, 3 और कुछ रहेगा, तो आपको चूज करना रहेगा। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर अच्छे से इसको पढ़ते हैं PDF में आपको मिल जाएगा, उसको बार बार देख करके पढ़ लीजिएगा, आपसे याद हो जाएगा। समझ गए? ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है। समझ गए? तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग यमन का संक्षिप्त में परिचय दे। या सेम ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि राग यमन का आरोह या अवरोह लिखें। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसका ठाठ कल्याण होता है, विकृत स्वर त्रिभ मध्यम होता है, इसमें वर्जित, यहाँ पर वर्णित है लेकिन वर्जित होगा, वर्णित स्वर कोई नहीं होता है। जाति इसका संपूर्ण होता है। वादी होता है इसका गौ, संवादिनी, और इसका गायन और वादन का जो समय होता है रात्रि का पहला पहर। रात्रि का जो पहला पहर होता है ये राग यमन का गाने और बजाने का समय होता है। याद रखेंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक सेम किस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। समझ गए ना कि जब पूछा जाएगा राग यमन का वादी, संवादी, ठाठ, विकृति क्या है, गायन वादन का समय क्या है, सबको अच्छे से याद रखिएगा। अगर लघुत्तरीय में पूछा जाए तो इस तरह से लिखना है, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो पता ही है कि टिक लगाना है। बस आपको ऑप्शन सारा याद रखना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सबको अच्छे से याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राग आसावाड़ी का संक्षिप्त में परिचय दे। राग आसावाड़ी क्या है, इसका संक्षिप्त में परिचय देना है। तो राग आसावाड़ी जो है रात्रि के दूसरे पहर में गाया बजाने जाने वाला एक औंडव संपूर्ण जाति का राग है। राग आसावाड़ी क्या है, तो ये रात्रि के दूसरा पहर में गाया बजाया जाने वाला एक राग है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि राग आसावाड़ी को रात्रि के किस पहर में गाया बजाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, रात्रि के दूसरे पहर में। या फिर ये सिर्फ पूछ ले कि राग आसावाड़ी जो है इसको किस समय गाया बजाया जाता है, रात, दिन, सुबह या शाम, तो याद रखना है रात में। और ये किस जाति का है, तो औंडव संपूर्ण जाति का राग है राग आसावाड़ी, जो कि आसावाड़ी ठाठ से ही उत्पन्न है। याद रखना है, पूछा जाए कि अगर ऑब्जेक्टिव में कि राग आसावाड़ी किस ठाठ से उत्पन्न है, तो आसावाड़ी ठाठ से उत्पन्न है राग आसावाड़ी। इसमें वादी स्वर के रूप में ध और संवादी स्वर के रूप में गौ का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले कि राग आसावाड़ी जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो ध होता है, संवादी स्वर गौ होता है, और ये एक शांत प्रकृति का राग है। या फिर पूछ ले आपसे एग्जाम में 4 ऑप्शन में से बताइए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राग जो है वो शांत प्रकृति का राग है। तो याद रखना है ऑप्शन में कहीं पर भी राग आसावाड़ी हो टिक कर दीजिएगा। यानी समझिए किस तरह से आपको याद रखना है, और ये सारा को अच्छे से याद कर लेते हैं। और अगर ये क्वेश्चन लघुत्तरीय में पूछा जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आपका 2 नंबर जो होगा वो पक्का हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तबला के मुख कितने घराने हैं? तो तबला के मुख 3 घराने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया। अगर पूछा जाए तो कि तबला के कितने घराने होते हैं, तो तबला के 3 घराने होते हैं। कौन कौन घराने होते हैं, तो पश्चिमी, पूर्वी और पंजाबी। पश्चिमी घराने के अंतर्गत दिल्ली और अजरारा होता है घराना आता है, और पूर्वी घराना के अंतर्गत लखनऊ, फर्रुखाबाद और अजरारा घराना आता है। पंजाब घराना जो है एक अलग घराना, यानी कि अकेला घराना, स्वतः अलग सबसे अलग घराना है। समझ गए? तो याद रखना है तबला के 3 घराने होते हैं, पश्चिमी, पूर्वी और पंजाब, और इस तीनों के अंतर्गत कौन कौन आता है आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि तबला के मुख्य कितने घराने होते हैं, तो 3 घराने होते हैं। या फिर ये पूछ ले कि तबला के 3 प्रमुख घराने कौन कौन है, पश्चिमी, पूर्वी, पंजाबी, या फिर 3 और ऑप्शन में कुछ भी और रहे। तो याद रखेंगे आप लोग। इस सारा प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिक्स है कि इसमें से 2 या 3 या कम से कम 2 प्रश्न तो रहेगा ही। 2 प्रश्न तो लघुत्तरीय में रहेगा, लेकिन समझ लीजिए ये 8 प्रश्न को अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपसे ऑब्जेक्टिव में 6 से 7 या 8 नंबर भी कहीं नहीं जाने वाले हैं। फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाले 6 से 8 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है कि यहाँ से रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि आपको बता चुके हैं राग यमन का, राग भैरव का, ये सब, और वादी संवादी गाने बजाने का समय ये जरूर पूछेगा ही। और इतना कर लेने के बाद आपका 5+ नंबर ये आज की इस वीडियो से पक्का हो गया। बस इस सारा प्रश्न को अच्छे से कर लीजिए, और 5 से ज़्यादा नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ज़्यादा आपका 15 नंबर भी आ सकता है आज की इस वीडियो से, और कम से कम तो 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। समझ गए? ऊपर जो PDF आपको बताएं उस PDF को ले लीजिएगा। और म्यूजिक स्टूडेंट हो तो खासकर आपको लेना ही है। समझिए आपके पास कोई और चारा नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं, इतना लीजिए और आपका एग्जाम में जो नंबर है वो पक्का हो जाएगा 70 आउट ऑफ 70। समझ गए? बस आपको सारा क्वेश्चन को लेकर के रखना नहीं है, अच्छे से बढ़ना भी है। समझ गए? उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा और PYQ, तीनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। म्यूजिक में आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।